हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता के बहाने पढ़ेंगे, जो कुंवर नारायण जी ने लिखी है। इस कविता के 2 भाग हैं, एक तो है कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। तो हम एक पार्ट में पढ़ेंगे कविता के बहाने और मैं इसका दूसरा पार्ट में बनाऊंगी बात सीधी थी पर। तो आपको दोनों पढ़ने में आसानी रहेगी और दोनों समझ में भी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इस कविता के कवि हैं कुंवर नारायण जी, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। कुंवर नारायण जी आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अनेक देशों की यात्राएं भी की थी। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। इन्होंने चिंतनपरक लेख, कहानियाँ, सिनेमाघर और अन्य कलाओं पर समीक्षा भी लिखी हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आशान पुरस्कार आदि। बच्चों, इनकी रचनाएं जो थी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये तीसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि थे। 3 तार सप्तक थे ना हमारे, पहला, दूसरा और तीसरा, तो ये तीसरे के प्रमुख कवि रहे हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं वो इनका काव्य संग्रह है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। प्रबंध काव्य है इनका आत्मजयी, कहानी संग्रह है इनका आकारों के आसपास, समीक्षा इनकी आज और आज से पहले, और सामान्य में इन्होंने लिखा हुआ है मेरे साक्षात्कार। तो बच्चों, ये इनकी रचनाएं हैं। अब इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं। कवि ने कविता को अपने सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता दी। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। कुंवर जी नारायण नगरीय संवेदनाओं के कवि हैं। इनकी भाषा शैली में विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाता है। विविधता का गुण है इनकी शैली में। इनमें यथार्थ का खुरदुरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन इनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। तो बच्चों, ये था हमारा जीवन परिचय। मैं आपको जीवन परिचय इसलिए कराती हूँ कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है या फिर आपको पूछा भी जाता है। और दूसरी चीज़, आपको इनके जो हम कविताएं पढ़ रहे हैं तो उनके कवि के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि जिनकी हम कविताएं पढ़ते हैं वो उनका जीवन परिचय, उनकी भाषा, उनकी रचनाएँ, उनको क्या क्या सम्मान मिले हैं, ये सारी हमें पता होनी चाहिए। तो बच्चों, मैं अपना ये कविता यहाँ से शुरू करने जा रही हूँ। आप मेरे इसको पढ़ें और समझें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको पाठ कैसा लगा। इसको शेयर भी कर दें ताकि ये और बच्चों तक भी पहुंच सके। तो हम इस अपने भाग में कविता के बहाने पढ़ेंगे और जो दूसरी कविता है इसमें वो हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, कविता के बहाने जो कविता है इसका प्रतिपाद्य क्या है। इसमें ये जो कविता संग्रह है इनका कुंवर नारायण जी का, इन दिनों, इससे ली गई है। आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। तो मतलब ये जो कविता है, ये जैसे कविता का जो अस्तित्व है खोता जा रहा है, तो ये इसको वापस दिलाने के लिए या इसके खोए हुए अस्तित्व को टटोलने के लिए ये कविता आपको कवि जो है इसमें बताएगा। सार क्या है इस कविता का? ये जो कविता है ये एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चों तक की है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वे सीमा चाहे घर की हो,
भाषा की हो या समय की ही क्यों ना हो। तो चलो बच्चों, ये तो मैंने आपको इन शॉर्ट में समझा दिया। अब इसकी व्याख्या हम समझते हैं, जैसे जो एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी आती है, तो आप इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। देखिए, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लाया उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। ठीक है, तो ये समझाने से पहले, इसकी व्याख्या से पहले आप इसका देखिए प्रसंग, संदर्भ या प्रसंग हम लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कविता के बहाने से उद्धृत है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। ये जो पैराग्राफ है इसमें कवि क्या कहता है, कवि कविता की यात्रा के बारे में बताता है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। तो देखिए इसकी व्याख्या। देखो, जैसे पहली लाइन है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। तो क्या कह रहा है कवि? कवि कहता है कि कविता कल्पना की उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देता है। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में भी ये बताता है कि चिड़िया की जो उड़ान है वो सीमित है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। उसका कोई दायरा, मतलब उसको हम समेट नहीं सकते, तो असीमित है। ठीक है, फिर वो कहता है बाहर भीतर इस घर उस घर। क्या कहता है? चिड़िया घर के अंदर है, बाहर है, या इस घर है या दूसरे घर जाती है या उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं होती। तो अंतिम 2 लाइनों में ये कह रहा है कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो वो यही कह रहे हैं कि कविता घर घर की कहानी कहती है, वे पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है, इसकी उड़ान चिड़िया नहीं जान सकती, या इसकी उड़ान के आगे चिड़िया की उड़ान कुछ भी नहीं है या कहीं भी नहीं टिकती। तो ये इसकी बच्चों व्याख्या है। अब देखिए इसमें विशेष भी हमें लिखना होता है। इसमें विशेष क्या है कि कविता की अपार संभावना को बताया है। सहज और सरल खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। कविता का मानवीकरण किया गया है। लाक्षणिकता है। कविता की उड़ान भला में अनुप्रास अलंकार है। तो ये आपका पूरा पैराग्राफ 1 हो गया। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। कविता एक खिलौना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला कूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो देखो प्रसंग इसमें वही लिखेंगे जो हमने पहले लिखा था, लेकिन इसकी जो लास्ट में जो पहला ग्राफ बताया उसकी जो प्रसंग होता है वो हमने 2 लाइनें वही लिखी जाएंगी, लेकिन बाद की 2 लाइनें हमने बताएंगे क्या बता रहा है कवि इसमें। कवि यात्रा के बारे में बताता है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की है। कवि का मानना रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। तो ये पहले वाला ही है जो हम इसमें लिखेंगे। अब व्याख्या देखिए इसकी क्या है। कवि एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित रहता है, यानी खुश रहता है। उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, तो क्या कहता है उसके बाद ये कि बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं। महकने का मतलब होता है सुगंध, खुशबू फैलाते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। उनकी परिणति निश्चित होती है। वे घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। इस बात को फूल नहीं समझ पाता। तो इसमें विशेष देखिए क्या है। कविता व फूल की तुलना मनोरम है। सरल व सहज खड़ी बोली भावानुकूल है। मुरझाए महकाने में अनुप्रास अलंकार तथा फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। शांत रस है और छंद इसमें मुक्तक छंद है। अब इसका आखिरी पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो इसकी जो हमने लिखा है प्रसंग वो पहले वाला ही है, तो पहले जैसा ही आप लिख लेंगे। और व्याख्या देखिए इसकी। कविता
को बच्चों के खेल के समान मानता है कवि। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है। वह बच्चों के खेल की उसी तरह कहीं भी कभी भी किसी भी स्थान पर प्रकट हो जाती है। वे किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये में भेद नहीं करते। इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह होता है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता। तो बच्चों, ये इस पूरी कविता की व्याख्या थी। मैंने आपको ये प्रसंग सहित व्याख्या बताई। इसमें विशेष क्या है आप ये भी देख लीजिए। कविता की रचनात्मक व्यापकता को प्रकट किया गया है। बच्चों व कवियों में समानता दर्शाई गई है। बच्चा ही जाने पंक्ति से बालमन की सरलता की अभिव्यक्ति होती है। मुक्त छंद है। बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है और साहित्यिक खड़ी बोली है। तो बच्चों, ये कविता यहीं पर समाप्त हुई। आप इसे शेयर लाइक ज़रूर करें। इस कविता का जो दूसरा पार्ट है वो मैं दूसरे भाग में बनाऊंगी, तो आप उसको ध्यान से सुनना उसे भी और ध्यान से समझना, ताकि आपको ये पूरा कविता जो है, पूरा पाठ कुंवर नारायण जी का समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।